गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेस डिमांड एंड डिफिसिट डिमांड पढ़ेंगे। इससे संबंधित जितने भी प्रॉब्लम हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि एक्सेस डिमांड एंड डिफिसिट डिमांड से क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, वो सब इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। एक्सेस डिमांड क्या होता है इसको पहले समझना ज़रूरी है। एक्सेस डिमांड रेफर्स टू दी सिचुएशन वेयर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड becomes higher than the aggregate demand planned at full employment level. एक्सेस डिमांड जो हम लोगों ने देखा कि इक्विलिब्रियम जो पॉइंट होता है जहाँ पे एडी और एएस बराबर होता है, वो एक दूसरे को काटता है, वो पॉइंट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का होता है जो पहले बताया गया है। तो एक्सेस डिमांड क्या होता है? अगर डिमांड बढ़ जाती है उस सिचुएशन को जो हम लोगों ने प्लान किया है कि इस पार्टिकुलर ईयर में इतनी डिमांड होगी, उससे कहीं ज़्यादा डिमांड हो गई उस इकोनॉमी में, उस पार्टिकुलर ईयर में, उस सिचुएशन एक्सेस डिमांड की होती है। फिर एक बार इसका डेफिनेशन देख लीजिए। एक्सेस डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड बिकम्स हायर देन द एग्रीगेट डिमांड प्लान। जो हम लोगों ने प्लान किया था कि एडी इतना रहेगा, उससे कहीं ज़्यादा आपका एक्चुअल डिमांड हो गया। ये सिचुएशन ही आपका एक्सेस डिमांड कहलाता है। और एक्सेस डिमांड गिव्स राइज टू द इन्फ्लेशनरी गैप, और एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप को बढ़ावा देता है, इन्फ्लेशन को बढ़ावा देता है, डिमांड ज़्यादा हो जाता है। और एएस कम रहता है, तो इसको थोड़ा आपको देखना होगा। अब इसमें बताया गया है इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी गैप भी पूछता है कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। तो इसको समझिए। एक्सेस डिमांड गिव्स राइज टू इन्फ्लेशनरी गैप, इसकी मीनिंग समझिए। इट रेफर्स टू द गैप, ये वो गैप होता है बाय विच द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सेस द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड और प्लान। जो हम लोगों ने प्लान किया है कि इतना डिमांड होगा, उससे कहीं ज़्यादा एक्चुअल डिमांड हो गई, टू इस्टेब्लिश द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसको एग्ज़ाम्पल से समझिए कि हम लोगों ने जो प्लान किया कि एक पार्टिकुलर ईयर में 5000 रुपीज़ का डिमांड होगा, लेकिन हुआ क्या कि ये डिमांड बढ़ करके 8000 हो गया, जो है दिखाया गया है एक्चुअल डिमांड। तो सिचुएशन हमारा कहलाता है, तो वो सिचुएशन कहलाता है एक्चुअल डिमांड। जो पहले से प्लान हम लोगों ने किए हैं उससे कहीं ज़्यादा डिमांड हो जाती है, तो वो हमारा कहलाता है एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट, अच्छा इसको हम लोग फिगर से इसको देखते हैं। एक्सेस डिमांड क्या कहलाता है? ओ आई एक्सिस पे दिखाया गया है एग्रीगेट सप्लाई, और एडी
AD जो P दिखाया गया है ये आपका प्लांट है एग्रीगेट डिमांड का, और यहाँ जो E है यहाँ पे आपका फुल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, जहाँ पे AD AS दोनों बराबर है। इसकी प्लानिंग यहाँ है कि उस पर्टिकुलर ईयर में एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड यहाँ इतना रहेगा। लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में कि AD E से E1 पर शिफ्ट हो जाता है और AD A मतलब AD एक्चुअल यहाँ पहुँच जाता है। तो जो ये एरिया है इतना, ये एरिया आपका हो गया इन्फ्लेशनरी गैप। ये गैप क्रिएट कर देता है कि इतना जो है आपका डिमांड बढ़ जाता है, पहले इस पॉइंट पे था, अब यहाँ पे डिमांड फिर हो जाता है। तो इससे ये होगा कि डिमांड बढ़ेगी कमोडिटी का। तो इस सिचुएशन में आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है, आउटपुट लेवल है, वो तो पहले ही ऐसा रहता है, लेकिन अब डिमांड पहले से ज़्यादा हो गई। तो उन कमोडिटीज़ का क्या होगा कि सप्लाई तो उतना ही इकोनॉमी में रहेगा, प्रोडक्शन तो उतना ही रहेगा। अब इतना है कि उस कमोडिटी की प्राइस हाइक हो जाएगा और डिमांड बढ़ने से प्राइस की हाइक हो जाएगी। फिर क्या होगा इकोनॉमी में कि प्रोडक्शन फिर कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम हो, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा नहीं, तो प्रोडक्शन फिर डिक्रीज होकर के फिर डिमांड क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी और ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल फिर यहाँ पे हो जाएगा। रीज़न फॉर एक्सेस डिमांड, किस कारण से एक्सेस डिमांड एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, उसका रीज़न क्या क्या है, इस क्वेश्चन बताया गया है। राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक्सेस डिमांड या डिमांड उस स्थिति में बढ़ती है जब लोगों के कंज्यूम करने की प्रवृत्ति जो होती है वो बढ़ती है। उसके जब ये बढ़ती है, जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ा है, पिछले पढ़ा है कि जब लोगों के कंज्यूम करने की प्रवृत्ति, जो इनके पास इनकम है उस इनकम में ज़्यादा कंजप्शन करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाती है। सेकेंड है रिडक्शन इन टैक्स। जब गवर्नमेंट अपने फिजिकल पॉलिसीज़ में टैक्स को घटा देती है तो ये व्यक्ति के कंजम्पशंस पर सीधा प्रभाव डालता है और लोग पहले से ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं, जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। तीसरा फॉल इन इंपोर्ट, अगर बाहर से जो इंपोर्ट, फॉरेन से जब इंपोर्ट होता है किसी गुड्स या कमोडिटी का, तो ये क्या करता है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसके प्रति लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। और फोर्थ है राइज इन एक्सपोर्ट्स, अगर एक्सपोर्ट में ज़्यादा जब बढ़ जाता है, यहाँ से जो प्रोडक्ट बाहर को एक्सपोर्ट हो जाते हैं, तो जो प्रोडक्ट बचते हैं उसके प्रति लोगों को, क्योंकि स्कैर्सिटी क्रिएट हो जाती है और जो प्रोडक्ट बचे रहते हैं उसके प्रति लोगों का ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट में, जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होता है, आपको बताया गया था कि जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होता है तो लोगों की इनकम बढ़ती है, और जब लोगों की इनकम पहले से बढ़ेगी तो कंजप्शन में भी इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होगा तो आउटपुट बढ़ेगा तो फिर इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगा तो फिर एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में जब
अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, हॉस्पिटल्स, रोड और सोशल सर्विसेज पर जो खर्च करती है, तो लोगों को काम मिलता है, रोज़गार मिलता है, उससे लोगों की डिमांड बढ़ती है और गुड्स और कमोडिटी के प्रति उनका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। फिर इसके बाद डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसीज़ में डिसाइड करती है, नए नोटों को छापती है और लोगों की डिमांड को बढ़ाने के लिए। और तो इससे क्या होता है कि मार्केट में लिक्विड मनी ज़्यादा हो जाती है और जिससे कि डिमांड बढ़ती है। तो ये गवर्नमेंट इस इंस्ट्रूमेंट का भी सहारा लेती है। नेक्स्ट है बारोइंग्स भी अगर, और ये डायरेक्ट डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर मान लेते हैं कि कम हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बारोइंग्स ज़्यादा होती है, एक वो हो गया। और अगर फिजिकल पॉलिसी में देखा जाए, अगर गवर्नमेंट बोरोइंग करती है लोगों के सोशल सर्विसेज स्कीम्स में लगाने के लिए, तो जब वो बोरोइंग करेगी, जैसे हॉस्पिटल्स बनाने हैं, रोड बनाने हैं, स्कूल्स बनाने हैं, तो इसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, तो लोगों को इससे रोज़गार मिलता है, रोज़गार मिलेगा तो लोगों को आपको उनके साथ डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ जाती है लोगों की। 9 है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आपका अपने देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो डिसाइड करता है। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई क्या करती है कि लिक्विड मनी को बढ़ाना चाहेगी तो बढ़ा देती है और लिक्विड मनी को घटाना चाहती है तो घटा देती है। और ये सीधा इसका असर पड़ता है लोगों पे। मॉनेटरी पॉलिसी में 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट आरबीआई एडॉप्ट करती है, एक तो क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेती है, जिससे कि इसका एकदम सीरियस ये समझना है बच्चों कि क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर गवर्नमेंट इसका रेशियो बढ़ाती है तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर इनका रेशियो घटाती है तो डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि इनका सीधा असर पड़ता है कि लिक्विड मनी लोगों के पास ज़्यादा होगा कि कम होगा। इसका सीधा असर इन दोनों इंस्ट्रूमेंट से पड़ता है। ये आप लोगों ने क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने सेंट्रल बैंक के वर्क्स में पढ़ा होगा। सीधा वही चीज़ यहाँ पे होगी। और एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी में? पहला है इम्पैक्ट ऑन आउटपुट, दूसरा है इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट और तीसरा है इम्पैक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। तो पहला है इम्पैक्ट ऑन आउटपुट। देखिए, जब ये लोगों की डिमांड अचानक जब बढ़ जाती है तो उस टाइम फ्रेम में आउटपुट बढ़ाया नहीं जा सकता है। जो आउटपुट रहता है, जितना प्रोडक्शन रहता है, जितनी सप्लाई रहती है मार्केट में, वही रहता है। डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ जाती है अचानक, तो प्रोडक्शन पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा है इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। ये आपको बताया गया है कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है, जहाँ पे AD/AS बराबर होता है, वहाँ पे सभी लोगों को रोज़गार मिल गया रहता है, तभी वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो एम्प्लॉयमेंट पे एक्सेस डिमांड का कोई असर नहीं पड़ेगा। तीसरा है इम्पैक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल स्वाभाविक है कि आउटपुट उतना ही है, सप्लाई मार्केट में उतना ही है, AS उतना ही है और डिमांड बढ़ जाती है। तो जब डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्शन उतना ही है, तब प्राइस बढ़ेगा। तो इसको ध्यान से समझना है कि जो एग्रीगेट एक्सेस डिमांड है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आउटपुट पर
कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट इम्पैक्ट ऑन प्राइस, जनरल प्राइस लेवल ये आपका बढ़ जाएगा। अब तक देखा आप लोगों ने कि जो एक्सेस डिमांड है उसको देखा आपने। अब हम लोग देखेंगे डिफिशिएंट डिमांड। तो इसका पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। अपने एक्सेस डिमांड में ये देखा कि अचानक जो है प्राइस लेवल बढ़ जाता है, अचानक जो डिमांड है वो बढ़ जाता है लोगों की इनकम इंक्रीज़ करने के कारण। लेकिन डिफिशिएंट डिमांड में है, इसका सीधा उसका उल्टा होता है। डिफिशिएंट डिमांड में इसमें पहले से जो डिमांड है, जो प्लान की हुई डिमांड है, उससे कम एक्चुअल डिमांड हो जाती है। यही डिफिशिएंट डिमांड है। तो उसको समझते हैं। एक्सेस डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन, वैसा सिचुएशन होता है जहां एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड बिकम्स लोअर और फॉल शॉर्ट देन द एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड। मतलब जो हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड किया है कि इस ईयर में, इस इकॉनमी में इतना एग्रीगेट डिमांड होगा, उससे कम एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड होती है, इसको बोलते हैं। और ये यहाँ पे एक्सेस डिमांड नहीं होगा, यहाँ पे होगा डिफिशिएंट डिमांड। यहाँ में स्प्रिंट है, डिफिशिएंट डिमांड, और यहाँ पर भी ये डिफिशिएंट डिमांड होगा। डिफिशिएंट डिमांड गिव्स राइज टू डिफ्लेशनरी गैप। इसमें डिफ्लेशनरी गैप लोगों की क्या होती है, डिमांड कम हो जाती है। पहले से जो प्लांट एडी है उससे कम हो जाता है, एक्चुअल डिमांड हो जाती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफिशिएंट डिमांड, और वो आपको डिफ्लेशनरी गैप को बढ़ावा देता है, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी तो लोगों को सप्लायर को प्राइस कम करना पड़ेगा, तो फिर जा कर के तब डिमांड वो इंक्रीज़ करती है। अभी डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है इसको समझिए। डिफिशिएंट डिमांड गिव्स राइज टू डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द गैप, कि वो गैप होता है बाय विच द एक्चुअल एडी फॉल शॉर्ट ऑफ एडी रिक्वायर्ड और प्लांट टू इस्टेब्लिश द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। पहले जो एडी और एएस जो प्लांट है, जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, उसकी अगर बात करें तो जो आपका इन्फ्लेशनरी गैप है वो उसमें एग्रीगेट जो डिमांड होती है वो प्लांट डिमांड से कम हो जाती है, और यही आपको डिफिशिएंट डिमांड कहलाती है या इन्फ्लेशनरी गैप कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखा जाए कि एडी जो आपका प्लांट था वो 5000 रुपीज़ का था, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, डिमांड जो पहले से की गई थी कि इतना डिमांड होगा इकॉनमी में, इंटायर कंट्री में, और हुआ क्या, वो 4000 लेस हो गया पहले से। ये सिचुएशन आपका डिफिशिएंट डिमांड का कहलाता है, और ये डिफ्लेशनरी गैप को बढ़ावा देता है। डिफिशिएंट डिमांड के फिगर को देखिए। एक्चुअल जो प्लांट एडीएएस, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट ई है। यहाँ पे एडी और एएस
जो प्लांट था वो यहाँ था, यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था। लेकिन हुआ क्या इकोनॉमी में, पहले जो यहाँ पे एडी था अब ये डिक्रीज़ कर जाता है और इक्विलिब्रियम ई से शिफ्ट होकर के E1 हो जाता है और इनकम एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट टोटल यहाँ था। अब डिमांड कम हो जाने से अब जो ये आपका इनकम और ये है ये डिक्रीज होकर के यहाँ पहुँच जाता है। और ये जो पॉइंट है आपका ये डिफ्लेशनरी गैप का है, ये आपका है एडी इतना पॉइंट ये कम हो जाता है। तो ये आपका ये जो पॉइंट है ये इनकम या एम्प्लॉयमेंट। अब जब डिमांड कम हो जाएगा, जब डिमांड कम हो गई तो जितना आउटपुट था या प्रोडक्शन था मार्केट में वो आपका उतना रहता है, लेकिन डिमांड उसकी कम हो जाती है तो नेक्स्ट जो प्रोडक्शन होगा प्रोडक्शन नहीं होगा, जो पहले का प्रोडक्शन स्टॉक में पड़ा रहता है। तो इसका असर ये इकॉनमी में पड़ता है कि ये एम्प्लॉयमेंट पे असर इसका डालता है। लोग अपना छटनी करना शुरू कर देते हैं, लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं और इससे बेरोज़गारी भी बढ़ती है क्योंकि लोग की डिमांड कम हो गई। तो ये शिफ्ट होकर के जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है ये ई से शिफ्ट होकर के E1 पे चला जाता है। देखिए यहाँ पॉइंट दिखाया गया है डिफिशिएंट डिमांड, और ये जो पॉइंट होता है आपका डिफ्लेशनरी गैप का होता है। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए ये जो प्लांट था यहाँ पे एडी, अब एक्चुअल जो एडी है यहाँ पे चला आता है और ये इतना ही ये कम हो जाता है, यहाँ पे दिखाया गया है। और ये आपका आउटपुट एम्प्लॉयमेंट यहाँ से इतना ये कम हो जाता है, फिगर से दिखाया गया है। नेक्स्ट अब इसके रीज़न क्या है डिफिशिएंट डिमांड के, ये सीधे जो आपने देखा था एक्सेस डिमांड उसका सीधा उल्टा इसमें है। फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोगों की कंज्यूम करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है इसलिए डिमांड कम हो जाता है। इनक्रीज इन टैक्सेस, गवर्नमेंट क्या करती है टैक्स बढ़ा देती है, तो जो उनके पास पहले से कम इनकम बचती है तो जब उनके पास कम इनकम रहेगी तो कम डिमांड करेंगे। राइज इन इंपोर्ट, लोग क्या होता है कि बाहर से चीज़ें मंगाने लगते हैं, इंपोर्ट करने लगते हैं। जब लोग यहाँ इंपोर्ट करने लगेंगे और एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लगेंगे तो इसका असर आपके डिमांड पड़ेगा और ये डिमांड क्या हो जाएगी, इसका डिमांड कम हो जाएगी। क्योंकि जब इंपोर्ट लोग ज़्यादा करने लगेंगे तो यहाँ का जो आउटपुट, यहाँ का जो प्रोडक्शन होगा वो कम यूज़ होगा और इसका असर ये पड़ेगा कि लोगों की डिमांड कम पड़ जाएगी और फॉल इन एक्सपोर्ट। अब जब बाहर आउटपुट का एक्सपोर्ट नहीं होगा तो इनकम जनरेट नहीं होगी तो इसका असर डिमांड पे पड़ेगा। डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट में अगर डिक्रीज होगा तो इनकम कम होगी तो स्वाभाविक है कि डिमांड भी कम होगी। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करने लगी तो रोज़गार लोगों को कम मिलेगा, रोज़गार नहीं मिलेगा तो उनके पास इनकम नहीं होगी, तो ये सीधा इसका असर पड़ेगा डिमांड पे। डेफिसिट फाइनेंसिंग सरकार नहीं करेगी, सरकार बोरोइंग्स कम बंद कर देती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कंट्रोल में आपको बताया था कि सीधा इनका जो रेशियो होता है सरकार बढ़ा देती है तो लोगों के पास लिक्विड मनी कम होता है, तो इससे क्या होगी कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगी। इम्पैक्ट ऑन डिफिशिएंट डिमांड का इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसको देखिए ध्यान से। इम्पैक्ट ऑन आउटपुट, जब लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, पहले से जितना डिमांड करते थे उससे कम डिमांड अगर करेंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो आउटपुट कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे पहले से जितना रोज़गार पे लोग लगाए थे उसको लोग की छटनी करना शुरू कर देंगे तो लोगों को रोज़गार कम मिलेगा। और इम्पैक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल पे क्या है कि डिमांड जब कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन स्टॉक में पड़ा रहेगा तो लोगों को डिमांड बढ़ाने के लिए अपने प्राइस लेवल को कम करना पड़ेगा।
तो इन तीनों में आप देखें हैं कि डिफिशिएंट डिमांड में आउटपुट पे इम्पैक्ट कम डिक्रीज हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाता है और प्राइस लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो और इसमें मेजर टू कंट्रोल एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड को हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं, इसके इंस्ट्रूमेंट आपने देखा। एक तो जो आपका गवर्नमेंट होती है उसको ये फिजिकल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है और मॉनेटरी पॉलिसी उस कंट्री का सेंट्रल बैंक करता है। जैसे हम इंडिया के मामले में अगर बात करें तो आरबीआई वो करता है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी में दो इंस्ट्रूमेंट आरबीआई अडॉप्ट करती है, एक क्वांटिटेटिव कंट्रोल और एक है क्वालिटेटिव कंट्रोल। और फिजिकल पॉलिसी कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है। और फिजिकल पॉलिसी में एक्सपेंडिचर पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड गवर्नमेंट बोरोइंग, इन 4 इंस्ट्रूमेंट के थ्रू गवर्नमेंट इंटायर कंट्री में एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करती है। अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो एक्सपेंडिचर पब्लिक सेक्टर में खर्च करना कम कर देगी। अगर डिफिशिएंट डिमांड है तो उसका उल्टा करना शुरू करेगी। टैक्सेशन पॉलिसी, अगर एक्सेस डिमांड है तो टैक्सेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स बढ़ा देगी, तो लोगों का जो इनकम कम होगा तो इसका सीधा डिमांड पे पड़ेगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग में वही है कि अगर लोगों का अगर डिमांड कम है तो डेफिसिट फाइनेंसिंग में इस इंस्ट्रूमेंट का सहारा गवर्नमेंट लेगी। गवर्नमेंट बोरोइंग्स है, गवर्नमेंट बोरोइंग्स में भी अगर लोगों की डिमांड बढ़ानी है तो गवर्नमेंट बढ़ा देगी और घटानी है तो गवर्नमेंट बोरोइंग बंद कर देगी। तो ये एक्सपेंडिचर पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी और डेफिसिट फाइनेंसिंग और गवर्नमेंट बोरोइंग्स, इन इंस्ट्रूमेंट का सहारा गवर्नमेंट लेती है और इसके थ्रू गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेके आती है। यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जिसको हम लोग कहते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई इंट्रोड्यूस करती है। इसमें पहला क्वांटिटेटिव कंट्रोल में जब बैंकिंग पढ़े होंगे तो उसमें भी ये दिया था, उसके फंक्शंस दिए थे सेंट्रल बैंक के। यहाँ उसको एक बार देख लीजिए। और यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ, बैंक रेट, क्वालिटेटिव कंट्रोल में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलएलआर और ओएमओ, ये इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेती है आरबीआई। कंट्री में डिमांड को कम करना या डिमांड को बढ़ाना है तो इस इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेकर के इकोनॉमी में लिक्विड मनी पे कंट्रोल करना है, उसको बढ़ाना है। जब लिक्विड मनी इंक्रीज़ करेगी तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा, लिक्विड मनी कम होगी तो लोगों का डिमांड कम होगा। तो बैंक रेट अगर गवर्नमेंट ये आरबीआई अगर बैंक रेट बढ़ा देती है तो इसका सीधा असर लोगों की डिमांड पर पड़ेगा, क्योंकि बैंक रेट अगर बढ़ा देती है आरबीआई तो कमर्शियल बैंक के पास कम लिक्विड मनी होगी तो ये कस्टमर से ज़्यादा रेट पे आपको लोन देंगे, तो इसका असर सीधे पड़ेगा कि लोग कम लोन लेना शुरू करेंगे। रेपो रेट ये आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन देती है कमर्शियल बैंक्स को। अगर ये रेट बढ़ा देती है या घटा देती है तो सीधा इसका असर आपके लोगों के लिक्विड मनी में पड़ेगा, और लिक्विड मनी पे पड़ेगा तो लोगों का उसका सीधा असर डिमांड में पड़ेगा। रेपो रेट अगर बढ़ाती है
आरबीआई बढ़ाता है अगर रेपो रेट, तो लिक्विड मनी कमर्शियल बैंक्स के पास कम होंगे, तो कम होंगे तो वो कम लोन देगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेगी। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में अगर मार्केट में लिक्विड मनी ज़्यादा हो गया है तो रिवर्स रेपो रेट का सहारा लेती है और आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है। तो रिवर्स रेट बढ़ा करके कमर्शियल बैंक के पास जो लिक्विड मनी ज़्यादा रहता है उसको अपने पास जमा करा लेती है और उस पर क्या करती है कि कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई को देती है। एलएलआर ये एलएलआर दो तरह का होता है आपका, एसएलआर और सीआरआर। जो लिक्विड मनी कितना रखना है, कितना आरबीआई के पास जमा करना है, कितना बैंक अपने पास रखेंगे, वो आरबीआई डिसाइड करती है। अगर लिक्विड मनी को बढ़ाना चाहेगी गवर्नमेंट तो इसका असर लोगों के लिक्विड मनी पे और उनके डिमांड पे पड़ेगा। एलएलआर का अगर परसेंट बढ़ा देती है तो मार्केट से लिक्विड मनी कम होगी, क्योंकि ये जो डिपॉजिट से लिक्विड मनी का वो ज़्यादा हो जाएगा और जो बैंक के पास लिक्विड मनी है वो एसएलआर के रूप में जमा होता है और जो लिक्विड मनी है वो लिक्विड मनी बैंक कुछ अपने पास रखते हैं और सीआरआर जो रेट डिसाइड करती है आरबीआई कि इतना लिक्विड मनी जो आपके पास रिजर्व है वो आपको जमा करना है मेरे पास, तो वो आप उतना बैंक अपने पास जमा करते हैं। सीआरआर के रूप में बैंक और लिक्विड मनी उतना जमा करते हैं सेंट्रल बैंक के पास। तो इसका असर सीधे लोगों के लिक्विड मनी पे पहुंचता है और लोगों के पास जब लिक्विड मनी बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, लिक्विड मनी घटेगा तो लोगों की डिमांड घट जाएगी। तो ये आपका, तो एलएलआर के दो पार्ट होंगे, इसको ध्यान समझने की ज़रूरत है कि जो डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में जो लिक्विड मनी बैंक के पास रहता है उसका कुछ परसेंटेज अपने पास बैंक रखती है और उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास उसको जमा करना पड़ता है, जिसको सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो के रूप में जमा करती है। पांचवा है ओएमओ, ओपन ओएमओ। इसमें क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करती है कि सिक्योरिटीज़ को या तो सेल करती है या तो बाई करती है। अगर मार्केट में लिक्विड मनी को बढ़ाना है तो आरबीआई सिक्योरिटीज़ को क्या करती है, सेल कर देती है, तो लोगों के पास लिक्विड मनी ज़्यादा पहुंचता है। अगर मार्केट में लिक्विड मनी कम है तो ये क्या करेगी कि अपने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उसको बाई करेगी तो लिक्विड मनी के पास होगा। अगर उनके पास डिमांड ज़्यादा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सिक्योरिटीज़ को सेल कर देगी। सिक्योरिटी को सेल करेगी तो लोगों के पास जो लिक्विड मनी है वो लिक्विड मनी आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। तो ये ओएमओ इंस्ट्रूमेंट का सहारा सिक्योरिटीज़ को बाई और सेल करने के इंस्ट्रूमेंट के रूप में आरबीआई इस्तेमाल करती है और इसका असर सीधे लोगों के डिमांड पे पड़ता है और डिफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड इससे कंट्रोल हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी में क्वालिटेटिव कंट्रोल के भी ये इंस्ट्रूमेंट है जिसका सहारा आरबीआई लेती है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, क्रेडिट राशनिंग और डायरेक्ट एक्शन, इन इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेकर के क्वालिटेटिव कंट्रोल करती है आरबीआई और लोगों के
सीधे डिमांड पे इसका असर पड़ता है। मार्जिन रिक्वायर इंस्ट्रूमेंट का सहारा आरबीआई लेती है। मार्जिन अगर अपना पहले से जो है वो अगर बढ़ा देती है कि इतना हम खर्च इस पे करेंगे या इतना हम इस सेक्टर में लोन देंगे, तो उस सेक्टर का जो जिस पे मार्जिन बढ़ा देगी तो उस पे कम लिक्विड मनी पहुंचेगा, और इससे क्या होगा कि लोगों के पास डिमांड उसके अनुसार कम हो जाएगी। मोरल सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आरबीआई लोगों के डिमांड को कंट्रोल करती है। क्रेडिट राशनिंग का भी सहारा लेती है, और डायरेक्ट एक्शन। तो आज ये एग्रीगेट डिमांड में जो एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड है, इसका पूरा चैप्टर कवर किया गया है। और इस तरह ये जो है चैप्टर एडी और एएस का ये लास्ट वीडियो है, और इसके जितने भी टॉपिक्स हैं इसको 1 by 1 आप सब लोग देखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।